सो हेलो गुड इवनिंग, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन बंधन उम्मीद क्लास के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जैसे कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं रोज रात को 8 बजे आपसे जुड़ना नहीं भूलूंगा, और हम एक भारतीय भूगोल या इंडियन ज्योग्राफी की श्रृंखला को लेकर चल रहे हैं। और जैसे कि आप सबको अवगत है कि इसी को हम आगे बढ़ा रहे हैं। और मैंने आपको कहा था ये कई एग्जामों में आपको हेल्प करेगा, चाहे वो आपका पीसीएस के एग्जाम्स हो, चाहे आपके अदर स्टेट्स के एग्जाम हो, चाहे एसएससी हो, चाहे रेलवे हो। जो आने वाली आपकी परीक्षा है, चाहे टेट हो, सुपर टेट हो, आपको किसी भी एग्जाम के लिए अतिरिक्त पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये मेरा आपसे वादा है। तो इसी सीरीज को हम आगे बढ़ाते हैं। कल हमने भारत का भौतिक विभाजन देखा था, और भारत के भौतिक विभाजन में अब हम आगे बढ़ते हैं। भारत के भौतिक विभाजन में हमने इसे 6 यूनिट में डिवाइड किया था, यानी कि 6 भागों में से विभाजित किया था। उसमें से सबसे पहले जो हमने पढ़ा था वो उत्तर का हिमालयी क्षेत्र था। और उत्तर के हिमालयी क्षेत्र में हमने क्या है कि हिमालय के अलग अलग पार्टों को पढ़ा था। तो सबसे पहले जो हमने पार्ट पढ़ा था वो ट्रांस हिमालय या पार हिमालय था। ट्रांस हिमालय में हमने देखा था काराकोरम रेंज। काराकोरम रेंज के बारे में मैंने आपको बताया था कि काराकोरम रेंज क्या है बेटा। काराकोरम रेंज को कृष्णगिरी पर्वत या आपका एशिया की रीढ़ कहा जाता है। काराकोरम पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची जो चोटी है वो K2 यानी कि गॉडविन ऑस्टिन 2 है, जो कि पीओके पाक ऑक्युपाइड कश्मीर अर्थात पाक अधिकृत कश्मीर में स्थित है, जिसकी ऊंचाई 8611 मीटर है। इसी के साथ मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर अनेकों हिमनद पाए जाते हैं, जैसे कि बाल्टोरो, साल्टोरो, बैफो, हुंजा वैली, और उसी में एक था सियाचिन। तो सियाचिन ग्लेशियर पर ही ऑपरेशन मेघदूत 1984 में चलाया गया, जो पहले पाकिस्तान के कब्जे में था। भारत ने उसे पुनः कब्जे में किया। अगर उसी में हम देखेंगे तो वो यानी कि विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल के रूप में भी देखा जाता है। अब हम आगे बात करते हैं, तो दूसरी हमारी जो रेंज है वो है काराकोरम रेंज। लेकिन उससे पहले देखेंगे कि यहाँ से कौन कौन सी नदियां इसमें यानी कि काराकोरम रेंज से कौन कौन सी नदियां यहाँ से निकलती हैं। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं ये काराकोरम रेंज है। यहाँ पर क्या है बेटा, यहाँ पर काराकोरम रेंज है। यहां से एक नदी निकलती है, श्योक नदी या नुब्रा नदी। यहीं पर निकलती एक श्योक नदी, और इसी से आकर एक नदी मिल जाती है गलवान नदी। यहीं से आकर एक नदी मिल जाती है, इसका नाम क्या है, गलवान नदी है। यहां पर नुब्रा नदी है, और इसका नाम श्योक नदी है। ये बाद में एक रिवर से मिल जाती हैं, ये उसकी सहायक नदी हैं, यानी कि इंडस या सिंधु की सहायक नदियां हैं। ये किसकी हैं बेटा, सिंधु की सहायक नदियां हैं। और इसी को लेकर भारत और चाइना के बीच में विवाद है। गलवान घाटी को लेकर ही क्या है, इंडिया और चाइना के बीच में क्या है बेटा, विवाद है। आगे हम लोग देखते हैं लद्दाख पर्वत श्रेणी। लद्दाख माउंटेन रेंज, लद्दाख। तो जो लद्दाख का शाब्दिक अर्थ है, याद रखिएगा, लद्दाख का शाब्दिक अर्थ है लाख दर्रों का घर। किसका बेटा शाब्दिक अर्थ है, लाख दर्रों का घर है। लद्दाख पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी क्या है बेटा, राकापोशी है, जिसकी ऊंचाई 7788 मीटर है, यानी कि 7788 मीटर है। यहीं पर लद्दाख में देखेंगे, क्योंकि ये लद्दाख क्या है कि पहले एक पर्वत श्रृंखला था, लेकिन अब ये एक अपशिष्ट पर्वत श्रृंखला के रूप में दिखाई देता है, इसलिए इसको एक संज्ञा दी गई है पठार की। और भारत का सबसे ऊंचाई पर या सबसे ऊंचा पठार क्या कहलाता है, लद्दाख का पठार कहलाता है। अगर हम बात करेंगे लद्दाख के पठार की, तो लद्दाख के पठार में ही याद रखिएगा सबसे ज्यादा कार्बन वाला, यानी कि 98% या 90 से 95% जिसमें कार्बन होता है, तो वो एंथ्रेसाइट कोयला पाया जाता है। अगर हम लद्दाख की ही बात करेंगे तो लद्दाख में अलग अलग चीजें हैं। आगे देखते हैं, पहले हम इतनी चीजें लिख लेते हैं, है ना। तो लद्दाख का शाब्दिक अर्थ क्या है, शाब्दिक अर्थ लाख दर्रों का घर। क्या है बेटा, लाख
दर्रों का घर। शाब्दिक अर्थ है। आगे देखेंगे, लद्दाख पर्वत एक अपशिष्ट पर्वत श्रृंखला के रूप में दिखाई देता है। रेजिडेंशियल माउंटेन रेंज है, एक अपशिष्ट पर्वत श्रृंखला के रूप में दिखाई देता है। पर्वत श्रृंखला के रूप में दिखाई देता है। अब अपशिष्ट कैसी होती है, तो अपशिष्ट आपको इस प्रकार से देखने को मिलेगी, है ना। पहले तो भाई कोई भी श्रृंखला हो तो इसकी जिस तरीके से ये नोक निकली है तो ये हमें इस तरीके से दिखाई देता है। ये हमें क्या है बेटा, इस तरीके से दिखाई देता है। ये क्या है, अपशिष्ट पर्वत श्रृंखला है। अपशिष्ट का मतलब क्या है, रेजिडेंशियल माउंटेन रेंज है। रेजिडेंशियल माउंटेन रेंज है, याद रखिएगा। आगे देखते हैं, इसीलिए लद्दाख भारत का सबसे ऊंचा पठार है। याद रखिएगा, है ना। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, है ना। क्वेश्चंस आपसे एग्जामिनर ऐसे ही बनाएगा कि सबसे ऊंचाई पर स्थित पठार कौन सा है, तो इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, लद्दाख सबसे ऊंचा क्या है बेटा, पठार है। लद्दाख पर्वत श्रेणी में, लद्दाख पर्वत में एंथ्रेसाइट कोयला है। एंथ्रेसाइट ये क्या है, उच्च गुणवत्ता वाला कोयला है। उच्च गुणवत्ता 90 से 95% इसमें क्या होता है, कार्बन होता है। उच्च गुणवत्ता 90 से 95% एंथ्रेसाइट कोयला पाया जाता है, इसे याद रखिएगा। अब देखते हैं कि 3 आपको समानांतर पर्वत श्रृंखलाएं दिखाई देंगी, जैसे कि हम पिछली बात कर रहे थे। तो यहां पर क्या है, सबसे ऊपर तो आपको पता है कि सबसे ऊपर जो आपकी समानांतर रेखा है इसका नाम क्या है बेटा, काराकोरम है। के बना दे रहा हूं। उसके बीच में क्या है, उसके जस्ट नीचे लद्दाख है। उसके नीचे क्या है बेटा, यहां पर लद्दाख है। और उसके नीचे यहां पर देखेंगे जास्कर पर्वत श्रृंखला है। यहां पर क्या है, जास्कर है। अब इसी के बीच से एक नदी होकर गुजरती है ना, यानी कि लद्दाख और जास्कर से बीच में एक नदी होकर गुजरती है। इस नदी को क्या कहते हैं, सिंधु नदी कहते हैं। याद रखिएगा, इसे क्या कहते हैं बेटा, सिंधु नदी कहते हैं, है ना। तो ये क्वेश्चन जनरली आपसे पूछा जाएगा। मैं मैपिंग करा दिया हूं, है ना, मैं मैपिंग करा दिया हूं, तो याद रखना लद्दाख और काराकोरम पर्वत श्रृंखला के बीच से ही क्या निकलती है बेटा, सिंधु नदी निकलती है। इस बात को आप याद रखिएगा। और सिंधु नदी के ही किनारे यहाँ पर एक शहर है जिसका नाम क्या है बेटा, लेह शहर है। क्या नाम है बेटा, लेह। और लेह शहर किसका है बेटा, याद रखिएगा, लेह शहर जो है, यानी कि लेह जो है वो लद्दाख की राजधानी है। किसकी राजधानी है बेटा, लद्दाख की राजधानी है। और लेह में क्या है बेटा, 10 सेंटीमीटर से कम बारिश होती है। यानी कि अर्थात क्या कि भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है बेटा, याद रखिएगा, तो लेह है। और सबसे ज्यादा वर्षा वाला स्थान कौन सा है, मासिन राम मेघालय है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन और निकल के आया। वो क्वेश्चन क्या है कि लेह, यहां पर एक क्वेश्चन और निकल के आया, लेह भारत में सबसे कम
सबसे कम वर्षा वाला स्थान है, वर्षा वाला स्थान है। कितना, यानी कि 10 सेंटीमीटर से कम क्या होती है यहाँ पर बारिश होती है। इस बात को आप याद रखिएगा। अगर हम बात करेंगे कि सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कहाँ पर है, तो सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मैसेनरान है। क्या है? मेघालय। सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान, और ये विश्व में है, याद रखना, वर्षा वाला स्थान मासिनराम मेघालय है। मासिनराम कहां पर है? मेघालय में। अब यहां पर एक पास होता है, यानी कि अभी क्या हुआ है कि इस बारी यहां पर जो नेशनल हाईवेज हैं, भारत सरकार ने जो आपके राष्ट्रीय राजमार्ग हैं उनकी संख्या हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल जो लाइंस होती हैं उनके मोड पर रखी है। यानी कि जो क्षैतिज रेखाएं हैं, तो जो क्षैतिज रेखाओं में हमेशा याद रखिएगा इनमें क्या होती है, विषम संख्याएं होंगी, और जो आपकी लंबवत रेखाएं हैं उनमें हमेशा जो हाईवेज होंगे वो कैसे होंगे, सम संख्या वाले होंगे। तो यहीं पर एक पास पड़ता है जिसका नाम है जोजिला पास। यहाँ पर एक पास पड़ेगा, इसका नाम क्या है, जोजिला पास है। याद रखना, यहाँ पर एक पास पड़ेगा जिसका नाम क्या है, जोजिला पास। क्या नाम है बेटा? जोजिला दर्रा। क्या है बेटा? जोजिला दर्रा। और जोजिला दर्रा यहाँ पर नीचे देखेंगे तो यहाँ पर मिलेगा श्रीनगर। यहाँ पर क्या मिलेगा बेटा? श्रीनगर, जो जम्मू कश्मीर की राजधानी है, और यहीं से होकर गुजरता है NH1। क्या होकर गुजरता है यहाँ से? NH1, NH1 यानी कि नेशनल हाईवे फर्स्ट होकर गुजरता है, याद रखिएगा। यहां से एक क्वेश्चन पूछा गया, बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा गया कि दो केंद्र शासित प्रदेशों की राजधानी को मिलाने वाले हाईवे का या राष्ट्रीय राजमार्ग का नाम बताइए। अगर आपसे ये सेम क्वेश्चन पूछ लिया जाए, ये मैं पहले यहां से बता दूं, ये उरी से स्टार्ट होता है, उरी के बाद ये कहां जाएगा? श्रीनगर। NH1 जो आपका है नेशनल हाईवे 1 श्रीनगर, और श्रीनगर के बाद क्या हो जाएगा, याद रखिएगा, लेह, है ना। क्वेश्चन किस तरीके से पूछा गया, यूपी PCS में एक क्वेश्चन पूछा गया, बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा गया। क्वेश्चन मैं आपसे पूछ लेता हूं। क्वेश्चन ये पूछा गया कि दो केंद्र शासित प्रदेशों को, केंद्र शासित प्रदेशों की राजधानियों को मिलाने वाले या मिलाने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग है, मिलाने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग है। और ऑप्शन इस तरीके से थे, ए ऑप्शन था NH4, बी ऑप्शन था NH6, सी ऑप्शन था NH3, और डी ऑप्शन था NH1। तो आप इजीली इसे टेक कर सकते हैं, इजी ले सकते हैं। क्या हो जाएगा इसका आंसर? ए, डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी इज द करेक्ट आंसर। और इसी तरीके से एग्जामिनर क्या करता है, आपसे क्वेश्चंस पूछता है। वो एग्जामिनर क्या करता है कि आपकी मानसिकता को पढ़ना चाहता है, आपके दिमाग को पढ़ना चाहता है। इसीलिए देखा होगा कि जो सामान्य अध्ययन होता है, सामान्य अध्ययन का मतलब ही क्या है कि वो आपसे चाहता है कि आपको कुछ जानकारी हो, भले ही थोड़ी थोड़ी जानकारी हो, लेकिन हर सेक्टर की, हर क्षेत्र की जानकारी हो। वो आपको स्पेशलाइजेशन से नहीं देता है, आपको स्पेशलिस्ट नहीं बनाता है। वो चाहता है कि आप चीज़ों से अवेयर हो, वस्तुओं से, देश और दुनिया से क्या हो, अवेयर हो। बस इतनी सी एग्जामिनर की डिमांड होती है, और सारा खेल क्या होता है, एग्जामिनर का होता है। इसीलिए एग्जामों में कंपटीशन बेस्ड या रीजनिंग या लॉजिकल बेस्ड क्वेश्चंस वो ज़्यादा पूछता है। तो हम अगली जो माउंटेन रेंज है उसके बारे में बात करते हैं। तो अगली जो माउंटेन रेंज है वो कौन सी है? हमारी जास्कर पर्वत श्रेणी है। कौन सी है बेटा? जास्कर पर्वत श्रेणी है। ये जास्कर पर्वत ही लिख लेते हैं, जास्कर क्या लिख लेते हैं? पर्वत लिख लेते हैं। देखते हैं
तो जास्कर पर्वत श्रेणी क्या है, यहाँ पर देखेंगे सबसे ठंडा स्थान जो है वो कौन सा है बेटा, द्रास है। सबसे ठंडा स्थान कौन सा है, द्रास है, यहाँ पर स्थित है, जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। अब लेकिन वास्तविकता में 2019 में क्या हुआ है, 2 यूनियन टेरिटरी स्टेट बनी है, तो वो कहाँ चला गया है, याद रखिएगा, तो वो लद्दाख में चला गया है। यहीं पर देखेंगे यहाँ से 2 मेन झीलें या 2 मुख्य झीलें शेषनाग और वेरीनाग झीलों का उद्गम है। अगर यहीं से देखेंगे तो वेरीनाग झील से ही कौन सी नदी निकलती है, तो झेलम नदी निकलती है, और झेलम नदी ही क्या बनाती है, आपकी गौखुर या कह सकते हैं ऑक्सवो लेक, बुलर झील का निर्माण करती है। और वुलर झील भारत में मीठे पानी की, सबसे ज्यादा मीठे पानी की सबसे बड़ी क्या है बेटा, झील है। तो यहां से कुछ क्वेश्चंस हमारे बनेंगे, उन क्वेश्चंस को हम क्या करते हैं बेटा, लिख लेते हैं। चलिए देखिएगा, मैंने कहा कि द्रास भारत में सबसे ठंडा स्थान, और ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, सबसे ठंडा स्थान, भारत में सबसे ठंडा स्थान लद्दाख, कहां पर है, लद्दाख में, इसी पर स्थित है, इसी पर स्थित है। दूसरी बात मैंने कहा कि जास्कर पर्वत से शेषनाग एवं वेरीनाग झीलों का उद्गम होता है। अब वेरीनाग झील से झेलम नदी का उद्गम होता है, झेलम नदी का उद्गम होता है। एक सवाल आपसे पूछ रहा हूं, कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर करिएगा। आप सब लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करिएगा और ये बताइएगा कि झेलम नदी किस शहर के किनारे स्थित है, और झेलम नदी के किनारे उस शहर को किसने बसाया था। या एक और क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूं कि भारत और पाकिस्तान का नेचुरली बॉर्डर या प्राकृतिक जो आपकी सीमा है वो कौन सी नदी बनाती है। ये भी आपसे क्वेश्चंस है, क्योंकि दोनों क्वेश्चंस आपके पीवाईक्यू में यानी कि प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं, है ना। तो यहीं से देखेंगे जो झेलम नदी है, झेलम नदी से झेलम नदी से झेलम नदी से वुलर झील का निर्माण होता है, वुलर झील का निर्माण होता है, वुलर झील का निर्माण होता है। और मैंने आपको बताया, अभी बताता हूं, एक मैप से भी बताऊंगा कि वुलर झील भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। यह जम्मू कश्मीर में स्थित है। वुलर झील जम्मू कश्मीर में स्थित है।
जम्मू कश्मीर में स्थित है। और बुलर झील कैसी है बेटा? गोखुर झील है, इस बात को भी आप याद रखिएगा, है ना। बुलर झील कैसी है बेटा? गोखुर, गोखुर, या इसी को कहा जाता है ऑक्सबो लेक है। क्या है बेटा? ऑक्सबो लेक है ना, गोखुर झील है। अब गोखुर झील क्या होती है, एक थोड़ी सी मैं बताता हूं, क्योंकि ये आगे हम पढ़ेंगे। लैंडफॉर्म बाय रिवर, यानी कि कुछ नदियां क्या बनाती हैं, आपकी भू आकृतियां बनाती हैं। तो नदियां जैसे ही मैदानी क्षेत्र में आती हैं तो ये सर्पिलाकार है, जिसे मियांडर्स कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है बेटा? मियांडर्स कहा जाता है। इस आकार में बहना शुरू करती हैं। तो क्या करती हैं, ये बहती बहती इस तरीके से तो बह रही है सर्पिलाकार, लेकिन ये क्या करती है, एक टाइम के बाद इस जो नीचे वाला ये वाला पीरियड है, इस टर्म को छोड़कर ये सीधी इस तरीके से निकल जाती हैं। तो ये जो नीचे वाला पार्ट बनता है, ये जो नीचे वाला पार्ट बना इस तरीके से ऐसे छोड़ दिया, ये गाय के खुर के समान दिखाई देता है। इसी को क्या बोलते हैं बेटा? गौखुर या ऑक्सबो बोलते हैं। गौखुर या क्या बोलते हैं बेटा? ऑक्सबो बोलते हैं। और यही झील कौन सी है बेटा? वुलर झील है। कौन सी झील है बेटा? वुलर झील है, जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। जो कि कहां पर है बेटा? जम्मू कश्मीर में स्थित है। ठीक है बेटा, चलिए। तो इतनी चीजें आपको क्या हो गई होंगी बेटा? क्लियर हो गई होंगी। इतनी चीजें क्या हो गई होंगी? आपको क्लियर हैं। अब हम आगे चलते हैं और आगे पढ़ते हैं हिमालय। क्या पढ़ते हैं बेटा? हिमालय पढ़ते हैं और देखते हैं कि हिमालय की जो उत्पत्ति है वो तृतीय काल में, यानी कि 60 से 70 मिलियन वर्ष पहले हुई है। कितने वर्ष पहले हुई है? 60 से 70 मिलियन वर्ष पहले हुई है। अगर हम हिमालय की बात करेंगे तो हिमालय विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। विश्व की क्या है बेटा? सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। अगर और हिमालय की बात करेंगे तो हिमालय को याद रखिएगा, हिमालय न्यू फोल्ड माउंटेन रेंज से बनी है। अगर और बात करेंगे तो हिमालय टैथिस सागर की भूसन्नति का क्या है? परिणाम है। इसीलिए हिमालय को टैथिस सागर का पालनहार कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा? टैथिस सागर का पालनहार कहा जाता है। थोड़ी चीजें मैं लिखवा देता हूं आपको, है ना, और फिर मैं आपको समझा दूंगा, समझा भी दूंगा मैं। चलिए तो देखते हैं हिमालय। क्या देखते हैं बेटा? हिमालय। हिमालय, है ना। इसकी प्रोसीजर मैं बाद में बताऊंगा कि ये बना कैसे है। ये बना कैसे है मैं आपको बताऊंगा बाद में, अभी हो सकता है मैं अभी बताऊं। तो पहले कुछ चीजें लिख लेते हैं, फिर मैं आपको इसकी संरचना बताता हूं। तो हिमालय का निर्माण, हिमालय का निर्माण तृतीय काल में, तृतीय काल यानी कि 60 से 70 मिलियन वर्ष पहले हुआ है। 60 से 70 मिलियन वर्ष पहले हुआ है। पहले हुआ है। हिमालय का निर्माण टैथिस सागर की भूसन्नति से हुआ है। टैथिस सागर की भूसन्नति से हुआ है। इसीलिए हिमालय को टैथिस सागर का पालनहार कहा जाता है। हिमालय को, हिमालय को टैथिस सागर का टैथिस सागर का पालनहार कहा जाता है। पालनहार कहा जाता है। हिमालय विश्व की, हिमालय विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। सबसे ऊंची पर्वत
श्रृंखला है। और हिमालय विश्व की तीसरी सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। हिमालय विश्व की तीसरी सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। तो तीसरी है, जाहिर सी बात है तीन पहले और होंगी। तो विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला जो है वो एंडीज है। कौन सी है बेटा? एंडीज पर्वत श्रृंखला है जो कि दक्षिण अमेरिका में है। एंडीज पर्वत श्रृंखला जो कि कहां पर है बेटा? दक्षिण अमेरिका में है। दक्षिण अमेरिका में है। दूसरी रॉकीज है जो कि उत्तरी अमेरिका में है। रॉकीज पर्वत श्रृंखला है जो कि उत्तरी अमेरिका में है। तीसरी आपकी हिमालय है जो कि एशिया में है। जो कि कहां पर है? एशिया में है। और चौथी है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। चौथी आपकी ग्रेट डिवाइडिंग रेंज जो कि ऑस्ट्रेलिया में है। रेंज या पर्वत श्रृंखला एक ही बात है, जो कि कैसा है बेटा? कहां पर है? ऑस्ट्रेलिया में। तो ये आपकी चार पैरेलल पर्वत श्रृंखलाएं हैं। ये क्या है बेटा? चार आपकी पैरेलल पर्वत श्रृंखलाएं हैं। अब मैंने आपसे बात की थी कि ये तैतीस सागर का क्या सीन है। तो आपने कॉन्टिनेंटल थ्योरी पढ़ी होगी। अगर नहीं पढ़ी है तो हम आगे विश्व का भूगोल जब पढ़ेंगे तो कॉन्टिनेंटल थ्योरी को पढ़ेंगे। कॉन्टिनेंटल थ्योरी का मीन क्या है? ये अल्फ्रेड वेगनर ने दी थी और उन्होंने बताया था कि जो पूरा का पूरा यानी कि विश्व अर्थ था, पृथ्वी थी, तो वो क्या थी कि दो भाग में ही उसमें थे। एक जो आपका कॉन्टिनेंटल पार्ट था या महाद्वीपीय भाग था उसे पेंजिया, और जो पूरा का पूरा आपका कौन सा भाग था यानी कि महासागरों वाला पार्ट था उसे पैंथालासा कहा जाता था। उसमें क्या हुआ? प्लेट टेक्टोनिक की वजह से विस्फोट हुआ और विस्फोट होने के बाद वो दो भागों में बट गया। एक ऊपर वाला यानी कि उत्तरी भाग बना जिसे अंगारा लैंड या लॉरेशिया कहा गया, और एक दक्षिणी भाग बना जिसे गोंडवाना लैंड कहा गया। और उसके बीच में जल जो आ गया, जो जल बचा उसे टैथिस सागर कहा गया। तो टैथिस सागर ही क्या हुआ कि उसकी भूसन्नति हुई। जब दो प्लेटें आपस में टकराएंगी, जब दो प्लेटें आपस में टकराएंगी प्लेट टेक्टोनिक की वजह से, तो क्या होंगी? वो उठेंगी। वो क्या करेंगी? उठेंगी, और इस तरीके से उठती हुई क्या हो जाएंगी? इस तरीके से उठेंगी और उठकर इस तरीके से खड़ी हो जाएंगी। और इसी तरीके से क्या हो गया? हिमालय खड़ा हो गया। अगर हम मैप की बात करेंगे कि जो आपका याद रखेगा, जो प्रायद्वीपीय भारत वाला भाग है, जो क्या है बेटा? प्रायद्वीपीय भारत वाला भाग है। ये जो पेनिनसुलर इंडिया वाला पार्ट है ये प्रायद्वीपीय भारत है। और प्रायद्वीपीय भारत किसका भाग है? याद रखिएगा, प्रायद्वीपीय जो भाग है ना, प्रायद्वीपीय भारत वाला जो भाग है वो किसका है बेटा? गोंडवाना लैंड का पार्ट है। किसका है बेटा? गोंडवाना लैंड का पार्ट है। किसका पार्ट है बेटा? गोंडवाना लैंड का क्या है बेटा? हिस्सा है। अब इसी के बीच में क्या था? टैथिस सागर। यहां पर क्या हुआ? टैथिस सागर आ गया। यहां पर बीच में क्या है? टैथिस सागर है। अब टैथिस सागर की क्या हुई? यहाँ पर भूसन्नति हुई, यानी कि इसमें दो प्लेटें हैं और प्लेटों का यहाँ पर क्या करा? दबाव बना। और जब दबाव बना तो यहीं पर क्या हो गया? इस तरीके से ये जो प्लेटें थी वो इस तरीके से यहाँ पर उठकर इस तरीके से हो गई। तो यहाँ पर क्या बन गया? ये हिमालय बन गया। क्या बन गया बेटा? हिमालय। और हिमालय की नदियों से जो अवसाद आए, हिमालय की नदियों से क्या है बेटा? जो अवसाद आए, वो अवसादों ने क्या कर दिया? यहाँ पर आपका मैदानी भाग बना दिया। जो हिमालय से जो नदियां अवसाद लेके आई,
जो हिमालय से क्या है बेटा, यहाँ से नदियां अवसाद लेकर आई हैं। तो अवसाद लेकर किसका निर्माण हो गया, तो अवसाद से यहाँ पर याद रखिएगा जो आपका क्या है बेटा, ये नॉर्दर्न जो वाला पार्ट है, यानी कि कौन सा पार्ट हो गया, ये मैदानी भाग का निर्माण हुआ। किसका निर्माण हुआ बेटा, याद रखिएगा मैदानी भाग का निर्माण हो जाता है ना। तो ये क्या है, नदियां हैं, नदियों के अवसाद से, किससे बेटा, नदियों के अवसाद से। नदियों के अवसाद से क्या हो जाता है यहाँ पर, याद रखिएगा, तो नदियों के अवसाद से आप याद रखिएगा मैदानी भाग का निर्माण होता है ना। तो इतनी चीजें आपके लिए समझ आई होंगी। इसके आगे हम क्या बेटा कल कंटिन्यू करेंगे, ठीक है बेटा। तो आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी सीरीज को यूं ही देखते रहिए, आप यकीन रखिए हम आपको एग्जाम के द्वारे पर खड़ा कर देंगे और आपको सफलता दिला देंगे। बस आप हमारा साथ बनाए रखिएगा, है ना। अब भाई थोड़ी सी रिक्वेस्ट है क्या कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि ये मेरी नई शुरुआत है। और अगर आप मेरा साथ देंगे तो हम लाइव सेशन भी, अगर सब्सक्राइबर हमारे बढ़ेंगे तो हमारा चैनल क्या हो जाएगा, मोनेटाइज हो जाएगा। हमारा मोनेटाइज के बाद ये लाइव सेशन के लिए खुल जाएगा। तो मैं यहाँ पर बहुत सारे एग्जाम्स की तैयारी करा सकता हूँ। मैं आपको यूपी स्पेशल, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और उसके साथ साथ इकोनॉमिक्स और अन्य एग्जाम की, यानी कि आपको और भी सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा, स्टैटिक्स वगैरह। तो वहां से एक आपको कंप्लीट तैयारी और कंप्लीट विजन मिलेगा। आपको इसी चैनल पर जीएस के लिए कहीं पर भटकने की क्या नहीं होगी बेटा, जरूरत नहीं होगी। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।